नाउ वी आर एट, मुझे थोड़ा सा इस साइड उसका अब मैं लगा लूं। जब ढीला ढाला है मामला हो। चलिए थोड़ा सा मेरे को कोने में खसकाओ। और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और अंदर और उधर, बस। चलिए सो नाउ वी आर, ट्रेबल बढ़ा दो, बेस खत्म कर दो, और एक पानी की बोतल भिजवा देना। चलिए चालू करते हैं। गुड आफ्टरनून। सो देखना चालू हो गया क्या? देखो लेट मी चेक। गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, ऐसा तो जीवन में कभी किया ही नहीं। अभी तो 25 साल से पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे होते तो लाखों की फॉलोअरशिप के बाद भी ऑडिट पढ़ाना नहीं होता हमसे। चलिए लेट्स मूव, जहां थे वहां से आगे मेरे दोस्त। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। हमने देखा था ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या थी, ऑडिट प्लानिंग क्या थी, ऑडिट प्रोग्राम क्या था। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? मुझे जरा बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में लिख दो सब कुछ सही है। वेरी गुड। चलिए सो ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है, ऑडिट प्लान उसके बाद, और प्लान का डिटेल्ड स्वरूप ही क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात आती है प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है? वाई वी नीड टू प्लान। हमें प्लानिंग करने की जरूरत क्यों है? ऑडिटर को प्लान करना चाहिए अपना ऑडिट, क्योंकि उसे अपने ऑडिट को इफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में पूरा करना है। इफ यू प्लान, if you want to finish your audit in timely and efficient manner, effective and efficient manner, you need to do what? You need to plan your audit. Auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Effectively and efficiently and in timely manner, अगर आप अपना ऑडिट खत्म करना चाहते हैं तो आपको ऑडिट प्लान करना पड़ेगा। एंड प्लान शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, और ऑडिट जो है वो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस पर होगा। Basic is very clear. Just a minute. मैं वॉइस क्लियर करने के लिए बुलाता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही।
नाउ प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग्स अदर थिंग। प्लान में क्या क्या कवर होना चाहिए? भाई वॉइस क्लियर नहीं आ रही, जरा देखो इसको आके, वॉइस बच्चों को क्लियर नहीं है। प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग्स्ट अदर थिंग। प्लान कैसे बनेगा सर? सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करोगे क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को। सो एक्वायर करेंगे नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। देखना वॉइस सही आ रही है या यूट्यूब पे नहीं आ रही है सही? देखो आप, जस्ट चेक इट। मिक्सिंग करो उसकी। चलिए अब थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दो, ट्रेबल कम कर दो, ट्रेबल थोड़ा सा कम करो, कम है। चलिए पेस बढ़ा दो, नाउ पेस बढ़ा दो और बढ़ा दो। चलिए लेट्स सी, प्लान शुड बी मेड टू कवर। प्लान में क्या क्या कवर होना चाहिए? तो साहब प्लान में कवर होना चाहिए सबसे पहले तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस आपको लेना ही होगा। नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस जब तक आप नहीं लोगे, जब तक आप अकाउंटिंग सिस्टम को नॉलेज में नहीं लाओगे, पॉलिसीज को नॉलेज में नहीं लाओगे, इंटरनल कंट्रोल को नॉलेज में नहीं लाओगे, तब तक आप प्लान नहीं बना सकते। जब आप इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर को चेक कर लोगे मेरे दोस्त, तो उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे इस पर एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि अगर ज्यादा एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस रखूंगा तो क्या होगा, और कम एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस रखूंगा तो क्या होगा। अगर मैंने कम एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस रखी तो क्या होने वाला है, कम एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस रखी तो मुझे लंबी लंबी ऑडिट प्रोसीजर लगानी पड़ेंगी, और अगर मैंने ज्यादा रखी तो छोटी छोटी ऑडिट प्रोसीजर में भी मेरा काम हो जाएगा। यानी सबसे पहले मैंने देखा अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद डिसाइड की डिग्री ऑफ रिलायंस, डिग्री ऑफ रिलायंस से डिटरमाइन हुई नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, और फिर वो ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन लगाने वाला है उसका कोऑर्डिनेशन भी हो गया। हमें रटने की जरूरत नहीं है दोस्त, चारों चीजें बिल्कुल क्लियर है, एक के बाद एक लाइन में। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लिया, अकाउंटिंग सिस्टम लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी ली, इंटरनल कंट्रोल लिया, फिर देखा कि उनके ऊपर रिलाई करना है या नहीं, कितना करना है, उस हिसाब से नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड हो गया, एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ये चार काम मुझे करने हैं किसमें, व्हेन आई एम प्लानिंग। प्लान में क्या चीजें कवर होनी चाहिए। अब बात आती है कि साहब प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। बिल्कुल मत रटना, प्लान का सबसे पहला बेनिफिट होता है जितने इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट हैं उन सब पर एप्रोप्रिएट अटेंशन जाता है और कोई भी एरिया छूटता नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज ऑडिट प्लान का ये होता है। दूसरा दूसरा एडवांटेज ये होता है कि ऑडिटर को पहले से ही प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है,
तो वो उसे आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व भी कर सकता है। अगर आपको कहीं का इंटरनल कंट्रोल बेकार लगा तो आप ये पता लगा सकते हो कि पोटेंशियली सेल्स के अंदर गड़बड़ मिलेगी, तो फिर आप उसे आराम से पकड़ सकते हो ड्यूरिंग द ऑडिट। अगर आपने ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया और मैनेज करना है ऑडिट एंगेजमेंट को, तो आपको प्लान करना पड़ेगा ताकि इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आप काम कर सको। सो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में आप काम कर सको, इसलिए भी प्लानिंग जरूरी है। समय आपके पास होता है बैलेंस शीट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक का, और उसमें आपको साल भर के ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है दोस्त कि क्या हमारे पास इतने समय में इतना अच्छा काम कैसे कर लें, तो उसके लिए प्लानिंग हेल्प करती है। तो प्लानिंग ने हेल्प किया, प्रॉपर अटेंशन दिलवाती है प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प करती है रिजॉल्व करने और आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल प्रॉब्लम। प्लानिंग हेल्प करती है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में ऑडिट एंगेजमेंट को, ताकि हम इफेक्टिवली और इफिशिएंट ऑडिट कर सकें। अब मुझे इफेक्टिवली और इफिशिएंट ऑडिट करने के लिए कौन सी टीम चाहिएगी? मुझे टीम मेंबर अभी से सिलेक्ट करना पड़ेंगे कि किस एप्रोप्रिएट लेवल की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस मुझको चाहिए उनमें, ताकि उन्हें मैं अपने इस ऑडिट एंगेजमेंट पे सिलेक्ट कर सकूं। मुझे प्लान अगर पहले से बना रहेगा तो मुझे मालूम होगा कि मुझे कब कब डायरेक्शन और सुपरविजन करना है एंगेजमेंट टीम लेवल का, और किस तरीके से उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना है। इन सब में मेरी मदद करेगा ऑडिट प्लान। तो सर ऑडिट प्लान कैसे मदद करेगा? भाई सारे एरिया पे अप्रोप्रिएट अटेंशन हो जाएगा। दूसरा, पोटेंशियल प्रॉब्लम पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तीसरा, इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में हम काम कर पाएंगे। चौथा, टीम मेंबर अप्रोप्रिएट सिलेक्ट कर पाएंगे। पांचवा, उनका सुपरविजन डायरेक्शन कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। और छठा, उनके बीच में वर्क को कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान विच कैन कम टू यू इन एग्जाम। और मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इसे गुड मॉर्निंग क्वेश्चन में जरूर डाल के रखना, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? सर ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है? सर मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास कितना समय है, और मैं इतने लोगों से इतने समय में क्या क्या करवा सकता हूं और कैसे करवा सकता हूं, इस बात का मोटा मोटा अनुमान लगाना ऑडिट स्ट्रेटेजी कहलाता है। समय कितना है, लोग कितने हैं, क्लाइंट का ऑडिट कितना बड़ा है, टेंटेटिवली कैसे मैं इस ऑडिट को अप्रोच करूंगा इतने समय और इतने रिसोर्सेस में, और जो मैं अब एक मोटा मोटा प्रोग्राम बनाऊंगा, मतलब मोटा मोटा कार्यक्रम बनाऊंगा, उसी की बेस पर प्लान बनेगा। तो ऐसे स्ट्रेटेजी को आप क्या कहते हो? ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है? एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड करती है। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है? ऑडिट का स्कोप क्या है, ऑडिट का टाइमिंग क्या है, और ऑडिट का डायरेक्शन कैसे होगा, ये निर्धारित करने वाली स्ट्रेटेजी को आप ऑडिट स्ट्रेटेजी कहते हो। इसी की बेस पर मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान तैयार होता है।
मैंने आपको बताया था कि पहले होती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, फिर होता है ऑडिट प्लान, फिर होती हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर होते हैं नहीं ऑडिट प्रोग्राम, फिर होती हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिट प्रोसीजर्स के बाद होते हैं ऑडिट एविडेंस, और उसके बाद ऑडिट कंक्लूजन, और उसके बाद ऑडिट ओपिनियन। पूरा पड़ा हुआ है दोस्त। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, स्ट्रेटेजी के बाद प्लानिंग होगा, प्लानिंग से प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग से प्रोसीजर निकल आएंगे, प्रोसीजर से एविडेंस आएंगे, एविडेंस से कंक्लूजन आएंगे, कंक्लूजन से ओपिनियन आएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि शायद इसमें आपको मालूम नहीं। ये तो अपन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगली बात आती है कि ऑडिटर को क्या एस्टेब्लिश करना चाहिए स्ट्रेटेजी को। सर ड्यूटी है, ऑडिटर शैल एस्टेब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट sets the scope, timing and direction of audit and that guides the development of audit plan। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना तो शैल एस्टेब्लिश यानी आपकी ड्यूटी है एज एन ऑडिटर। As an auditor, it is your duty to have audit strategy। मैं स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊंगा? हाउ शुड आई एस्टेब्लिश द ओवरऑल स्ट्रेटेजी? पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट देखो और उसका स्कोप देखो। भाई मैं कंपनी ऑडिट के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, कि मैं टैक्स ऑडिट के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, कि मैं जीएसटी ऑडिट के लिए अपॉइंट हुआ हूँ, और मेरे स्कोप में क्या है? मुझे कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट देनी है, कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी है, कि जीएसटीआर 3C जिसको जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं वो देना है। तो दूसरी बात आपको देखनी पड़ती है कि आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरी बात, ऑडिटर के नॉलेज में क्या ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जिनका एंगेजमेंट टीम को मालूम होना बहुत जरूरी है? तो भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी में उन फैक्टर्स को भी कंसीडर करो जिनका ऑडिट एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का ऑडिट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या चेक करेंगे। नॉलेज ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरर का ऑडिट कर रहे हैं, कि ट्रेडर का ऑडिट कर रहे हैं, कि रिटेलर का ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर ऑडिट क्या कर रहे हो? आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में इन फैक्टर को भी कंसीडर किया जाना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोफेशनल जजमेंट हैं जो एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करने में हेल्प करेंगे। भाई इस एंटिटी का गोइंग कंसर्न डाउटफुल है तो इम्पेयरमेंट लॉस इसमें देखना जरूरी हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे कि भाई फैक्टर है गोइंग कंसर्न इज नॉट श्योर। तो द फैक्टर इज दैट द गोइंग कंसर्न इज नॉट श्योर। इन माय प्रोफेशनल जजमेंट this factor is very significant for the knowledge of the audit team। तो let me tell them कि भाई आराम से मैंने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की होंगी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें हमने नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लिया, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम लिया, नॉलेज ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिया, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लिया। वो सब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी थी। अगर उन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी ने हमें ये बता दिया कि भाई साहब यहाँ पे ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी में मुझे कंसीडर करना पड़ेगा
कि कितनी लंबी और छोटी प्रोसीजर मुझे लगानी है। सो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी का रिजल्ट भी कंसीडर करना पड़ेगा जब मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा होऊंगा। भाई साहब, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे कंपनी ऑडिट करना है कि बैंक ऑडिट करना है कि इंश्योरेंस ऑडिट करना है। दूसरा मुझे देखना है कि मुझे कारो देनी है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट देनी है या इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से रिपोर्ट देनी है। तीसरा मुझे ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंगेजमेंट टीम को मालूम होना चाहिए ऑडिट करते समय। चौथा मुझे ये देखना है कि मेरी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ने मुझे क्या रिपोर्ट दिया है ताकि मैं नेचर टाइम इन एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड कर सकूं। चौथा और पांचवा और आखिरी बात, मेरे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनकी सहायता से मैं ऑडिट कर पाऊंगा। ये सारी बातें कहाँ डिसाइड होंगी? ऑडिट स्ट्रेटेजी में। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में कैरेक्टरिस्टिक देखी जाएगी, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी, फैक्टर्स देखे जाएंगे, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट के कंसीडरेशन देखे जाएंगे और फिर रिसोर्सेस देखे जाएंगे कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो भाई क्या क्या चीजें मुझे देखनी है जब मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहा होऊंगा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट पहली चीज, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव दूसरी चीज, फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द ऑडिट टीम एफर्ट्स वो, देन रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड देन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस जो हमारे पास हैं। इन सबको मिला करके ही मैं एक ऑडिट स्ट्रेटेजी तैयार कर पाऊंगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए लीजिए जी, 2 नंबर में एक प्रश्न आपके लिए पुनः तैयार खड़ा है। Once overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified. एक बार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बन जाए तो ऑडिट प्लान डेवलप हो सकता है बहुत सारे मैटर जो आपने आइडेंटिफाई किए थे ड्यूरिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट भी देखना पड़ेगा और इफिशिएंट यूज ऑफ द ऑडिटर रिसोर्सेज भी देखना पड़ेगा, तभी जाकर के बनेगी एक ऑडिट स्ट्रेटेजी। यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वेरियस मैटर्स जो है वो एड्रेस हो गए हैं नहीं, ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके और इफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेस किया जा सके। अब बात आती है कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना और डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाना, क्या ऐसा होता है कि ऑडिट प्लान बन जाए और ऑडिट प्लान बनने के बाद खत्म, ऑडिट स्ट्रेटेजी बन जाए और ऑडिट स्ट्रेटेजी खत्म होने के बाद ऑडिट प्लान चालू हो? यानी ऑडिट स्ट्रेटेजी खत्म, ऑडिट प्लान चालू, क्या ये डिस्क्रीट फिलॉसफीज है? नहीं। कितनी ही बार आपको मैंने ये लाइन पढ़वाई है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड डिटेल प्लान आर नॉट नेसेसरीली डिस्क्रीट एंड सीक्वेंशियल बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, क्योंकि एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में कॉन्सिक्वेंशनल चेंज तो करना ही पड़ेगा। तुमने ऑडिट स्ट्रेटेजी में कोई चेंज किया तो ऑडिट प्लान में चेंज होगा, और तुमने अगर ऑडिट प्लान में चेंज किया तो तुम्हें ऑडिट स्ट्रेटेजी में चेंज करना ही पड़ेगा। ये डिस्क्रीट नहीं होते। मान लो आपने ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, ऑडिट स्ट्रेटेजी जब बनाई तो ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय आपने इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट ढूंढे, बाद में आपको पता चला कि स्ट्रेटेजी में एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ऑडिट रह गया, आपने उसे बाद में इंक्लूड किया,
तो आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी में एक भी एरिया इंक्लूड होगा तो डेफिनेटली ऑडिट प्लान के अंदर तो आपको उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी एक जगह चेंज किया तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आप ऑडिट प्लान में चेंज कर रहे हो क्योंकि नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस आपको मिला और आपको लगा कि बॉस यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बढ़ानी पड़ेगी, तो मालिक इधर आप ऑडिट प्रोसीजर की नेचर टाइमिंग एक्सटेंड बढ़ाओगे, उधर स्ट्रेटेजी पे फर्क पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास सीमित है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लानिंग सीक्वेंशियल प्रोसेस है, तो सर ये सीक्वेंशियल प्रोसेस नहीं है। और डिस्क्रीट भी नहीं है। एक में चेंज करोगे दूसरी में ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी में चेंज आया इसलिए प्लानिंग में चेंज आया, कई बार प्लानिंग में चेंज आएगा तो स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। आती रहती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑडिट प्लान में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? तो सर जब आप ऑडिट प्लान डेवलप करोगे ना तो आपको नीचे लिखी हुई 3 चीजों का डिस्क्रिप्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको याद है मेरे दोस्त कि पहले लगती है आरएपी, जिसे कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद डिटरमाइन होता है रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स के बाद डिटरमाइन होती हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मेरा एक दोस्त पूछ रहा है कि सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान क्या सीक्वेंशियल या कंटिन्यूअस हैं? सर जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बस चलिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान में मैं क्या डिस्क्राइब करूं भाई? तुम ऑडिट प्लान में सबसे पहले ये डिटरमाइन करो कि तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर 315 कौन कौन सी लगाने वाले हो। दूसरा, जब तुमने रिस्क असेस कर ली तो तुम्हारे प्लान में यह भी आना चाहिए कि तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर किस नेचर टाइम एंड एक्सटेंड की लगाओगे। और उसके बाद ये तो हो गई आरएपी, ये हो गई एफएपी, लेकिन ये दोनों तो तुम्हारे डिसीजन की हैं। कुछ तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी कहते हैं कि ये प्रोसीजर भी लगाओ। तो मेरे प्यारे भाई, आरएपी, एफएपी और एसएपी यानी स्टैंडर्ड के द्वारा बताई गई ऑडिट प्रोसीजर, यानी ऑडिट प्लान में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं, आरएपी, एफएपी और एसएपी। एसएपी मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के द्वारा सुझाई गई प्रोसीजर्स। सिंपल, अपन ने पहले भी पढ़ा था, अभी वापस पढ़ लिया। क्लाइंट के नॉलेज ऑफ बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, ये क्वेश्चन तो कितनी ही बार अपन पढ़ चुके। किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाऊंगा तो सबसे पहले तो देखूंगा कि बाबा तुम हो कौन, तुम्हारा लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, क्या हो। फिर देखूंगा किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, कौन कौन से रेगुलेशन तुम पर लगते हैं, तुम्हारी एंटिटी का नेचर क्या है,
तुम्हारी एंटिटी के ऑपरेशंस क्या हैं, उसकी ऑनरशिप और गवर्नेंस किनके हाथों में है, इसने इन्वेस्टमेंट किसमें कर रखे हैं, इसमें ये कैसे फाइनेंस्ड है। हेलो भाई, सिंपल है। किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले क्या बोलोगे, किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाओगे, कंपनी का क्यों, किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछोगे, भाई साहब आप प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, क्या हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन तुम पर लगते हैं। हेलो, किन ऑपरेशंस में तुम हो, खाली रिटेल में हो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, ऑनरशिप किन किन की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं, तुमने कितने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं अपनी सब्सिडरी और एसोसिएट के माध्यम से, तुम किसी की सब्सिडरी या एसोसिएट तो नहीं हो, तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, तुम कहाँ कहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, बिजनेस रिस्क तुम कैसे इवैल्यूएट करते हो, और एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाते हैं तो उनको रिव्यू करने की तुम्हारी क्या प्रोसीजर्स हैं, वो भी तो बताओ। इसे कहते हैं नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेना। क्या क्या नॉलेज ले लिया भाई, तुम्हारा नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी हो, इंडस्ट्री कौन सी है, रेगुलेशंस कौन से लगते हैं, ऑपरेशंस क्या करते हो, ऑनर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, तुमने कैसे इन्वेस्ट किए, तुम्हें किसने लोन दिया और कैसे फाइनेंस किया, तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, तुम्हारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, एंटिटी की ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंटिटी की रिस्क क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी मतलब कहीं पब्लिक इशू तो नहीं लाना है, सब पढ़ाया हुआ है, टेंशन मत लो। एंड देन एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कर, इसे भी गुड मॉर्निंग क्वेश्चन के अंदर डाल के रखा जाए कि आप क्लाइंट के नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में क्या लोगे। तो इतनी चीजें हम नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के अंदर लेते हैं। वी टेक ऑल दीज थिंग्स इन नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। हम इतनी चीजें नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस में लेते हैं। इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट। यस। नहीं है, क्या हो गया? नहीं नहीं। सो इंपॉर्टेंट इज कि ये एक क्वेश्चन बनता है। नाउ क्या हम ऑडिट प्लानिंग में चेंज करेंगे? इस क्वेश्चन को तो अपन ने कम से कम 4 अलग अलग जगह चैप्टर में एक ही कारण के साथ देखा हुआ है। मैंने आपको कितनी ही बार ये बताया कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे कि ऑडिट प्लान में चेंज करना है तो क्यों करेंगे, तो सर ऑडिट प्लान में चेंज, ऑडिट प्रोसीजर में चेंज, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस में चेंज, ऑडिट के सैंपल में चेंज, ऑडिट के प्रोग्राम में चेंज, कम से कम हर जगह जो चेंज होते हैं वहां पे ये तीन चीजें ही काम आती हैं। कोई कहे प्लानिंग में क्यों चेंज किया, यही तीन कारण, कोई कहे प्रोग्राम में क्यों चेंज किया, यही तीन कारण, कोई कहे मटेरियलिटी लेवल में क्यों चेंज किया, यही तीन कारण। हर बार ये तीन कारण पकड़ में आ जाते हैं और वो तीन कारण बिल्कुल सिंपल हैं। हम ऑडिट कर रहे हैं और हमें एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट मिल गया, यानी हमें किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में जबरदस्त फ्रॉड मिल गया। अब हमें हमने जब
ऑडिट प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, तब तो हमें मालूम नहीं था कि ऐसा कोई फ्रॉड है। अब है तो चेंज करो, प्रोसीजर चेंज करो। जिन कंडीशंस में हम ऑडिट कर रहे थे वो कंडीशंस ही अब चेंज हो गई हैं। अनएक्सपेक्टेडली एकदम से मार्केट में गिरावट आई और एंटिटी का गोइंग कंसर्न जो है हमें डाउटफुल लगने लगा है। तो भाई साहब, जब ऑडिट प्लान किया था तब सिचुएशन अलग थी, आज सिचुएशन अलग है बॉस, चेंज करना पड़ेगा। अरे मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाई और मुझे पता चला कि जो रिस्क असेसमेंट हमने किया है कंट्रोल रिस्क का वो बहुत गलत है दोस्त। यहाँ तो इतने फ्रॉड मिल रहे हैं, पग पग पे फ्रॉड मिल रहे हैं। तो ऑडिट फाइंडिंग्स ने आपको बता दिया कि जिस इंटरनल कंट्रोल को आप अच्छा सोच रहे थे वो उतना अच्छा नहीं है। तो क्या करें? प्लानिंग में चेंज करो। यू हैव टू चेंज योर प्लान। सो चेंजेस प्लानिंग में कब जरूरी होते हैं? 3 कारणों से। पहला, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए। दूसरा, कंडीशंस चेंज हो जाए। तीसरा, अदर ऑडिट एविडेंस आपको मिल जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंटेशन कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने वर्किंग पेपर में जो ये क्वेश्चन लिया था, एक क्वेश्चन हमने ऑडिट एविडेंस में लिया था। कब ज्यादा एविडेंस लेना चाहिए, कब कम एविडेंस लेना चाहिए। तो बाबू, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कब ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा, कब कम सुपरविजन करना पड़ेगा। अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन और सुपरविजन डिपेंड करेगा उन सारे फैक्टर्स पर जो सारे फैक्टर्स तुमको बता रहे थे कि एविडेंस चेंज कर, एविडेंस कितने लूं कितने ना लूं। जो सारे फैक्टर बता रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करूं कि नहीं करूं। भाई, अगर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी बड़ी है, ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगेंगी, डेफिनेटली ऑडिट एविडेंस ज्यादा आएंगे, डेफिनेटली ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, डेफिनेटली सुपरविजन और रिव्यू भी ज्यादा करना पड़ेगा। बाबा, वहीं के वहीं एक ही सवाल से तीन, एक तीर से 3 सवाल सॉल्व हो रहे आपके। एरिया ऑफ द ऑडिट, आपने कितना बड़ा एरिया कवर किया है ऑडिट का। ज्यादा बड़ा एरिया कवर करोगे तो ज्यादा सुपरविजन रिव्यू रहेगा। आरओएमएमएस कम है, सुपरविजन रिव्यू ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आरओएमएमएस बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी हाई। You need to go with what? More and more supervision, more and more review. याद आया? अरे हेलो, गुड। देन मेरा स्टाफ कॉम्पिटेंट अगर हुआ तो कम डायरेक्शन देनी पड़ेगी, कम डायरेक्शन देनी पड़ेगी तो कम डॉक्यूमेंटेशन होगा और कम सुपरविजन और कम रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी वर्कफोर्स कॉम्पिटेंट और कमिटेड नहीं है, कैपेबिलिटीज सही नहीं है, तो ज्यादा डायरेक्शन देना पड़ेगा बॉस, ज्यादा सुपरविजन करना पड़ेगा बॉस, ज्यादा रिव्यू करना पड़ेगा बॉस। बड़ी सिंपल सी बात है बॉस, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू को अफेक्ट करता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, एरिया ऑफ ऑडिट, ROMMS, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम। मैं इसके अलावा भी 4 चीजें गिना सकता हूं। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम विच यू आर कंडक्टिंग इन ऑडिट, अगर आप ज्यादा मटेरियल आइटम पे ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो तो आपको सुपरविजन एंड रिव्यू भी ज्यादा करना पड़ेगा। ऑडिट, एक चीज और जोड़ सकते हो आप, इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम बेकार हुआ तो भी आपको ज्यादा सुपरविजन और ज्यादा रिव्यू लगेगा। सेम क्वेश्चन जो वहां थे यहां भी ठोक दो।
अरे याद आए, ये 3 क्वेश्चन एक साथ मैंने बोला था, ये एक ही तीर से 3 निशाने लगेंगे, कोई दम नहीं है इसमें। आगे बढ़ें। शैल वी मूव अहेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। ओ हो सर, ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स पे लगाई जाती हैं ताकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाए, ताकि ओपिनियन दे दें। भाई साहब, रटने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऑडिट प्रोग्राम कुछ नहीं है, मुझे सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर कौन कौन सी लगानी है जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट पे, ताकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑर्डर मिले जिससे मैं ओपिनियन बना दूं। ओहो, याद आया भाई लोग, कनेक्शन बैठा। एक ही तो प्रोसीजर है जो पूरी ऑडिट में चल रही है यार। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बताता है कि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या होंगी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स पे लगाऊंगा, जिससे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लूंगा, जिससे ओपिनियन बनाऊंगा, उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। अब भी तुम्हें अगर रटना है तो रटो भैया, रटने का तो कोई और छोर है ही नहीं। क्या एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेसेस पे लगाया जा सकता है? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है भाई साहब, कि हॉस्पिटल का ऑडिट प्रोग्राम होटल पे कैसे लगेगा, होटल का ऑडिट प्रोग्राम स्कूल पे कैसे लगेगा, स्कूल का ऑडिट प्रोग्राम क्लब पे कैसे लगेगा। सर, सब अलग अलग। वेरी गुड। ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं? लो जी लो, फिर एक गुड मॉर्निंग क्वेश्चन आपके सामने। दादा, प्लान बनाने के क्या प्रोग्राम, प्लान बनाने के क्या फायदे थे, उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दो तो प्रोग्राम बनाने के फायदे आ जाएंगे। वैसे प्रोग्राम बेसिकली क्यों बनाया जाता है? बढ़िया सुपरविजन हो जाए, बढ़िया रिव्यू हो जाए, बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए, यानी स्टाफ जाकर जोरदार तरीके से परफॉर्म कर दे और उनके ऊपर जो सुपरविजन रिव्यू करने वाले हैं वो सही तरीके से सुपरविजन रिव्यू कर दें। इनके काम को बढ़िया से कोऑर्डिनेट करने मात्र के उद्देश्य से हम लगाते हैं क्या? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं भाई साहब? एक टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है हमारे बच्चों को जो ऑडिट पर जा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। तो प्लान में नहीं होता क्या? प्लान में होता है, प्लान में ब्रॉड होता है, ब्रॉड। प्लान में लिखाएगा 1 has to वेरीफाई फिक्स एसेट्स। बाबा, फिक्स एसेट के अंदर जाके कैसे देखना, वो कौन बताएगा रे? प्लान। प्रोग्राम बोलेगा इन्वेंट्री इस तारीख, प्लान बोलेगा इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन इस तारीख को होना है। प्रोग्राम बोलेगा इस तारीख को इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करते टाइम ये प्रोसीजर SF501 वाली लगानी पड़ेंगी। अरे याद आया क्या? ये रिवीजन नहीं है, है ना? ये तो रिव्यू है। फिर से देख रहे हैं एक बार सारी चीजें। रिवीजन होता तो अब तक खत्म। ओके। टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है यार कि कितना काम करना है। बाबा,
एक तो क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है और एक हेलीकॉप्टर व्यू मिल जाता है कि बाबूजी इतना काम करना है। अब जब इतना काम करना है तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि किन किन से करवाना है। और मेंटल प्लान को अगर आपको अवॉइड करना हो, यानी आदमी दिमागी घोड़े दौड़ा के अपने दिमाग से जो बेस्ट कर ले, काय को अपने दिमाग से बेस्ट कर ले भाई, पहले ही प्लान बना लेना। ना इंट्यूशन लेना पड़ेगा, न इमोशन लेना पड़ेंगे, न इग्नोरेंस होगा, न ओवरलुकिंग होगी। प्लान बनाना यार, प्लान बना। प्लान बनाएगा तो मिटिक्यूलसली सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, जिससे इग्नोरिंग, ओवरलुकिंग से निजात मिलेगी। ओके। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जितनी बातें बताई थी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप वो लेने जाओगे तो आगे की सारी बातें बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की ही आ रही हैं। असिस्टेंट से सिग्नेचर करवाओ कि भाई इस पे सिग्नेचर कर कि तूने ये प्लान, ये प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट किया। ऐसे 230 बोलता था अकाउंटेबिलिटी सेट करने में डॉक्यूमेंटेशन काम आते हैं। ओ हेलो, ये देख सकते हो कि प्रोग्रेस अब तक कहां तक हुई है, कितना और करना है। सुपरविजन और रिव्यू में ऑडिट वर्किंग पेपर काम आते हैं, तो ऑडिट प्रोग्राम भी वहीं काम आता है। वर्किंग पेपर आगे के फ्यूचर रेफरेंस में काम आते हैं, तो दादा ऑडिट प्रोग्राम भी तो अगले साल के लिए काम आएगा। और वर्किंग पेपर ऑडिटर की सहायता करते हैं कि भाई कोई क्वालिटी रिव्यू हो जाए या कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए और तुम्हें अगर ये प्रूव करना पड़े तो तुम एविडेंस कहां से लाओगे कि तुमने काम ढंग से किया है। बबलू, एफ, जी और एच, ये तीनों, ई एफ जी एच, ये तीनों तो ऐसे 230 से ही आ गए दादा। याद करो ओ दुनिया वालों, जब पढ़ाया था तब भी ऐसे ही बताया था। तुम्हारी कॉपी चीख चीख के बोलेगी कि हाँ भैया ऐसे ही बताया था। कॉपी तो हमने घुमा दी। ओहो, इतना बड़ा काम कर डाला भाई साहब आपने। अद्वितीय काम किया है आपने, जो कॉपी घुमाई है ना। हाय 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 हाय, मजा आ गया भाई साहब। खुद क्यों ढूंढे ढूंढे से रहे, खुद भी गुम जाते। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या रहे भैया। टोटल क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, असिस्टेंट को अलॉट करने में काम आएगा। मेंटली मैं ओवरलुकिंग और इग्नोरेंस से बच जाऊंगा। ये चार चीजें आपको याद करनी थी, बाकी चार चीजें तो उधर से ही आ गई। कहां से? ऐसे 230 पढ़ाते समय भी बताया था। नालायक लोग ध्यान नहीं रखे तो अब कोई करे क्या बताओ। डिसएडवांटेज क्या है? अरे ये तो मैं नहीं बताऊं तो भी आपको याद है। और सर वो आपने बताया था कि ओ मैकेनिकल हो जाता आदमी, वो ऐसा तांगे के घोड़े तरीके का चलता है। आपने बोला था ये कर दिया, आपने बोला था ये कर दिया, आपने बोला था ये कर दिया, आपने बोला था ये कर दिया। हाँ, तुमने ये क्यों नहीं किया? लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है तो मैं क्यों करूंगा। अरे तो खुद का तो दिमाग लगाता, जब आपने ये दिया है तो मैं खुद का दिमाग क्यों लगाऊं। आदमी बिना अंडरस्टैंडिंग के ऑब्जेक्ट क्या है काम करता रहता है मैकेनिकली। मैकेनिकल हो जाता है बंदा, अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है भाई साहब। सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा,
प्रोग्राम जो होते हैं वो लगता है कि बहुत ही रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। अब जरा सा कोई बिजनेस चेंज हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया, बिजनेस के चेंज होते ही प्लान चेंज होगा, प्लान के चेंज होते ही प्रोग्राम चेंज होगा, और अगर आपने बिजनेस में चेंज तो होने दिया लेकिन प्लान या प्रोग्राम में चेंज करना भूल गए तो भाई साहब गए, थिंग्स आर आउट ऑफ योर हैंड्स। तीसरी बात, इनएफिशिएंट असिस्टेंट होंगे तो प्रोग्राम की आड़ में वो अपनी डिफिशियंसीज को डिफीट कर जाएंगे। दोरे, तुम ऑडिट कर रहे थे, तुमको जब ये दिखा कि यहाँ पे फ्रॉड है, तुम्हें अपनी ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाना चाहिए थी ना। सर, प्रोग्राम में नहीं लिखा था, नहीं तो हम बढ़ा देते। ये तो तुम्हारी इनएफिशिएंसी है। नहीं सर, ये आपके प्रोग्राम की कमजोरी है। बस यही होता रहेगा। अगर आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, बंदा मैकेनिकली काम करेगा। अगर आपने प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम जो है बिजनेस में चेंजेस के साथ अपने आप चेंज नहीं होगा। अगर आपने प्रोग्राम बना के दे दिया तो असिस्टेंट उसको हार्ड एंड फास्ट रूल मानकर अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे ही नहीं। दे विल नॉट टेक एनी इनिशिएटिव, दे विल नॉट अप्लाई एनी क्रिएटिविटी, दे विल हाइड बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये सारी बातें आपको याद करवाई गई थी। याद करो दुनिया वालों। पहली बात मैंने कही थी भाई मैकेनिकल हो जाएगा, दूसरी बात कही थी रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है, तीसरी बात की थी शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम ले लेंगे इनएफिशिएंट लोग, और चौथी बात बताई थी इट किल्स द इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटीज। याद आया? ये था आपका सेक SA 315। 330 तो आपके कोर्स में ही नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई साहब, अब तक पढ़े स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का आज रिवीजन ना हो पाया तो अब हो जावे। चालू करूंगा मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 से। Overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing. ऐसे 210 बोलता है agreeing the terms of audit engagement, 220 बोलता है quality control in an audit of financial statement, 230 बोलता है audit documentation, 240 बोलता है responsibility of an auditor and responsibility of an auditor relating to fraud in an audit of financial statement, 299 responsibility joint audit of financial statements। उसके बाद आया 500, चलो पहले 300 ले लेते हैं। 300, 300 का नाम ऑडिट प्लान। 315, 315 का नाम आइडेंटिफाइंग एंड assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई साहब 315 का। Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। उसके बाद सीधे आया 500 ऑडिट एविडेंस। 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। 530 audit sampling। 550 related party। 560 subsequent event। 570 going concern। 580 written representation। हेलो, अब आते हैं SA 320 पर, मटेरियलिटी।
नाउ कम्स SA 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। भाई मटेरियलिटी क्या होती है बताया था। एन आइटम और इंफॉर्मेशन विल सेड टू बी मटेरियल इफ मिस स्टेटमेंट ऑफ विच कैन इफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। हेलो, पर मुझे अब दो चीजों में देखना है। देखो, अगर मैंने आइडेंटिफाई किए मिस स्टेटमेंट जो मटेरियल हैं वो तो मैं सुधरवा दूंगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या चाहिए अंकल इसका? ऑडिटर को प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट और ऑडिट कर परफॉर्म करते समय और ऑडिट कंक्लूजन करते समय ऑडिट मटेरियलिटी को देखना पड़ेगा। जब तुम ऑडिट कर रहे थे तब बड़े बड़े मिस स्टेटमेंट तो तुमने पकड़ लिए, लेकिन छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड हैं, लो, वो मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे अपन ने उस दिन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 530 में देखा, क्या देखा? ऐसे 530 में हमने देखा कि भाई ऑडिट सैंपलिंग होता है। ऑडिट सैंपलिंग में प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट आते हैं। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का मतलब अनकरेक्टेड अनआइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट जो सस्पेक्टेड है। सैंपल 100 के सैंपल में 10 की गलती, तो लाख में कितने की गलती? तो वो कहलाता है अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। एक होते हैं अनकरेक्टेड, छोटे 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 जो हमको मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते, और एक होते हैं अनडिटेक्टेड जो हमने प्रोजेक्ट किए। इन दोनों का टोटल मटेरियलिटी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है कि साहब मटेरियलिटी का कंसेप्ट कब लगाऊं? प्लानिंग के समय लगाऊं, परफॉर्मिंग के समय लगाऊं, या रिपोर्टिंग के समय लगाऊं? अंकल, ऑडिट मटेरियलिटी इज ऑल परवेसिव। ऑडिट मटेरियलिटी सर्वव्याप्त है। ऑडिट प्लानिंग करते समय, ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय, ऑडिट एविडेंस इवेल्युएट करते समय, ऑडिट कंक्लूजन करते समय, हर कदम पर आपको देखना पड़ता है कि मटेरियलिटी कैसी है। इसलिए ट्रू और फॉल्स में एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है बाबू कि मटेरियलिटी कब देखनी है। वो बोलता है मटेरियलिटी शुड बी सीन ओनली एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। ओनली आते ही अपना दिमाग खराब हो जाता है, ये अपने को पहले से मालूम। तो अपने को ट्रू फॉल्स में तो भाई साहब इस ग्रह की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। नाटा एकेडमी के बच्चे को एक एक लाइन उसकी करी हुई है, खूनी पंजा लगा लगा के कॉपी में। आगे बढ़ो। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है रे बावा? तुमको मैंने समझाया था, एक लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं, मॉनिटरी लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, मॉनिटरी अमाउंट डिसाइड करके सेट कर रहे हैं। एक मॉनिटरी अमाउंट डिसाइड करके सेट कर दिया कि अगर मेरे अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का टोटल लगाऊं और वो टोटल अगर इस लेवल तक रहा तो आई विल टॉलरेट एंड आई विल गिव अनक्वालिफाइड ओपिनियन। हेलो, लेकिन इससे ऊपर गए तो भाई साहब जल जल आ जाएगा। आई विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट, रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा।
पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर एक ऐसा अमाउंट डिटरमाइन कर दो कि जितने अनकरेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिसेस स्टेटमेंट हैं, अगर वो इस अमाउंट से ऊपर चले गए तो मैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, एडवर्स रिपोर्ट दे दूंगा, भाई साहब इसको करेक्ट कर लेना। और वहां तक ही है, आई विल टॉलरेट कि उनके होते हुए भी मैं कौन सा ओपिनियन दे दूंगा, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है कि नहीं जो पढ़ा हुआ है वो? हमने लॉजिकली पढ़ा था, रटा तो कभी था ही नहीं, याद तो आएगा ही। रटा होता तो हो जाता दिल से पानी, पता ही नहीं चलता क्या था। याद आया? बहुत सिंपल बात है बाबू। ये हमसे कहा गया कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, तो हमने कहा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब amount or amount set by the auditor at less than materiality for financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level probability that aggregate uncorrected and undetected statement exceeds the materiality level for financial statement as a whole. लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम इस मटेरियलिटी लेवल को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर चेक नहीं करते दोस्त, असर्शन लेवल पर भी चेक कर लेते हैं, लेकिन हर बार नहीं। कभी कभी मान लो आपको शंका हो जाए कि यार सेल्स के अंदर, डिस्काउंट के अंदर इंटरनल कंट्रोल की ऐसी तेजी हुई पड़ी है, तो अपन कितने लेवल तक इसको टॉलरेट कर सकते? दैट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट असर्शन लेवल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट। याद आया? आना ही पड़ेगा ना दोस्त, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, अब आपने सबने ट्रू फॉल्स में ढेर पंजा लगा लगा के लिखा कि मटेरियलिटी लेवल स्टेटिक नहीं होता भाई साहब, प्लानिंग पे मटेरियलिटी लेवल कुछ और हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर मटेरियलिटी लेवल चेंज हो जाता है। फिर बात आती है, भाई साहब मटेरियलिटी लेवल चेंज क्यों होता है? अरे बावड़े, अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था वही आ जाएगा। नॉलेज ऑफ द ऑडिटर में चेंज हो जाए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मिल जाए, इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ मिल जाए, मटेरियलिटी लेवल चेंज हो जाएगा। अरे मेरी तो ROMMS शुरुआत में कुछ थी और बीच ऑडिट में कुछ और है, तो मटेरियलिटी लेवल भी चेंज हो जाएगा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल भी चेंज हो जाएगा। तो मटेरियलिटी लेवल स्टैटिक नहीं होता, वेरिएबल होता है। इस पर भी वो ट्रू फॉल्स आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे